सब जानते हैं भी अमिताभ बच्चन एक लेजेंड है, लेकिन लोग उस कहानी को नहीं जानते जब ये लेजेंड पूरी तरह टूट चुका था। हम 90s के दशक की उस रात की बात कर रहे हैं जब प्रतीक्षा के दरवाजे पर सन्नाटा था और अंदर बैठा एक सुपरस्टार ये सोच रहा था कि कल सुबह उसका घर भी अपना होगा या नहीं। और ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये वो हकीकत है जिसे बॉलीवुड ने सालों तक छुपाए रखा। बिल्कुल। सबने उनकी वापसी देखी, केबीसी का शोर सुना, लेकिन उस अंधेरे की गहराई कोई नहीं जानता जब लेनदार दरवाजे पर खड़े थे और इंडस्ट्री ने मान लिया था कि अमिताभ बच्चन इज फिनिश्ड। कहानी की शुरुआत एक बहुत बड़े सपने से होती है। साल था 1994-95। अमिताभ बच्चन अपने करियर के शिखर पर थे, पीक पर थे, बिल्कुल। और उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। एक्टिंग छोड़कर बिजनेस करने का। हाँ। और कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं, बल्कि भारत की पहली एंटरटेनमेंट कॉर्पोरेशन ABCL। ABCL का विजन बहुत बड़ा था। वो इसे भारत का डिज्नी बनाना चाहते थे। अच्छा। जी हाँ, एक ऐसी कंपनी जो फिल्म प्रोडक्शन से लेकर इवेंट मैनेजमेंट, टैलेंट मैनेजमेंट, ऑडियो कैसेट्स सब कुछ करेगी। टारगेट था 1000 करोड़ का टर्नओवर। 1000 करोड़! उस जमाने में ये आंकड़ा दिमाग घुमा देता है। बिल्कुल, लेकिन यहीं पर पहली और सबसे बड़ी गलती हुई। क्या? कागज पर तो ABCL एक कॉर्पोरेशन थी, लेकिन असल में वो एक वन मैन शो थी। हर फैसला, हर उम्मीद, हर दबाव सिर्फ एक नाम पर था, अमिताभ बच्चन। सही बात है। जैसे ही ये ब्रांड डगमगाया, पूरी इमारत ताश के पत्तों की तरह ढहने को तैयार हो गई। बिल्कुल। और ये इमारत सिर्फ एक वजह से नहीं गिरी। ABCL ने बहुत तेजी से कई अलग अलग चीजों में हाथ डाल दिया था। हाँ। और उनके पास हर वर्टिकल को संभालने के लिए अनुभवी प्रोफेशनल टीम थी ही नहीं, वो एक ही नाव पर बैठकर 10 दिशाओं में जाने की कोशिश कर रहे थे। ये तो एक टिक टिक करता टाइम बॉम्ब था जिसे बस एक चिंगारी की जरूरत थी। और वो चिंगारी थी 1996 का मिस वर्ल्ड इवेंट। ओह, बैंगलोर वाला। हाँ, बैंगलोर में होने वाला ये इवेंट ABCL का सबसे बड़ा दांव था। इसे भारत की शान का प्रतीक बताया जा रहा था, पर असल में ये एक फाइनेंशियल सुसाइड साबित हुआ। फाइनेंशियल सुसाइड क्यों? क्योंकि ABCL ने जमीनी हकीकत को समझा ही नहीं। उस इवेंट को लेकर बैंगलोर में सिर्फ कल्चरल विरोध नहीं था, बल्कि एक गहरा आर्थिक गुस्सा भी था। अच्छा। लोगों को लग रहा था कि शहर में पानी और बिजली जैसी बुनियादी समस्याएं हैं और सरकार एक ब्यूटी पेजेंट पर पैसा पानी की तरह बहा रही है। ABCL इस पब्लिक सेंटिमेंट को पढ़ने में पूरी तरह नाकाम रही। और नतीजा ये हुआ कि इवेंट शुरू होने से पहले ही जंग का मैदान बन गया। सुरक्षा पर करोड़ों रुपए खर्च हो गए। और जब माहौल खराब होता है तो सबसे पहले पैसा लगाने वाले भागते हैं। एग्जैक्टली। एक एक करके सारे स्पॉन्सर्स ने हाथ पीछे खींच लिए। और यहाँ एक अंदर की बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं। बताइए। ये सिर्फ स्पॉन्सर्स का हटना नहीं था। ABCL ने विदेशी आर्टिस्ट्स और क्रू को भारी भरकम फीस की गारंटी दे रखी थी। जब टिकटों की बिक्री उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई और स्पॉन्सरशिप का पैसा डूब गया, तो वो सारा बोझ, करोड़ों का बोझ, सीधा ABCL पर आ गया। ये एक क्लासिक कैश फ्लो मिसमैनेजमेंट था जिसने कंपनी की कमर तोड़कर रख दी। तो मिस वर्ल्ड इवेंट तो जैसे तैसे खत्म हो गया, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया करोड़ों का कर्ज और एक ऐसा दाग जो बच्चन साहब के करियर का शायद सबसे काला अध्याय माना जाता है। बिल्कुल। वापसी करने के लिए उन्होंने मृत्युदाता जैसी फिल्में साइन की, लेकिन तो वो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी। बुरी तरह। और इंडस्ट्री वो तो उगते सूरज को सलाम करती है। चारों तरफ कानाफूसी शुरू हो गई। अमिताभ का दौर अब खत्म हो गया है। अब उनमें वो बात नहीं रही। जिन प्रोड्यूसर्स की लाइन उनके घर के बाहर लगती थी, अब उनके फोन आने भी बंद हो गए थे। सोचो जरा उस इंसान पर क्या बीत रही होगी। हालत बद से बदतर होती जा रही थी। और फिर आया साल 1999। कैनरा बैंक ने अमिताभ बच्चन के खिलाफ केस कर दिया। और रकम जानते हैं कितनी थी? कितनी? सिर्फ 4 करोड़ रुपए के डिफॉल्ट के लिए। सिर्फ 4 करोड़? ये सुनकर आज भी यकीन नहीं होता। जिस सुपरस्टार के लिए ये रकम कभी पॉकेट मनी जैसी होती। उस वक्त वो इसे चुकाने की हालत में नहीं थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी असल हालत कितनी ज्यादा खराब थी। उनके पास कैश बचा ही नहीं था। और बैंक ने वो कदम उठाया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। क्या किया उन्होंने? उनके बंगले प्रतीक्षा को जब्त करने का नोटिस उनके घर के गेट पर चिपका दिया गया। क्या बात कर रहे हैं? प्रतीक्षा पे? हाँ, प्रतीक्षा। वो घर जो उनके फैंस के लिए एक मंदिर था, जहां रोज हजारों लोग सिर्फ उनकी एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार करते थे। उस एक पल की कल्पना कीजिए। घर के बाहर हजारों फैंस की भीड़ है जो उनके नाम के नारे लगा रही है। और घर के अंदर वो इंसान, वो शहंशाह ये सोच रहा है कि कल सर छुपाने के लिए ये छत होगी भी या नहीं। उफ। ये बातें अफवाहें नहीं हैं,
हालत इतनी नाजुक थी कि उनके पास अपने स्टाफ को चाय पिलाने तक के पैसे नहीं बचे थे। ओ माय गॉड। उन पर कुल 55 कानूनी मामले चल रहे थे। हर सुबह एक नए कोर्ट केस की तारीख होती थी। सिर पर 90 करोड़ रुपए का कर्ज था। 90 करोड़। चारों तरफ से रास्ते बंद हो चुके थे। कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही थी। जब सब कुछ खत्म हो जाता है, जब पूरी दुनिया आप पे हंस रही होती है, तब इंसान के पास सिर्फ एक चीज बचती है, अपना ज़मीर। और उस दिन अमिताभ बच्चन ने वो किया जो कोई सुपरस्टार अपने सबसे बुरे सपने में भी करने की नहीं सोच सकता। एक सुबह वो अपना सारा स्टारडम, अपना ईगो, अपनी शहंशाह वाली छवि, सब कुछ पीछे छोड़कर पैदल ही एक दोस्त के घर की तरफ चल पड़े। वो दोस्त थे यश चोपड़ा। यश चोपड़ा ने दरवाजा खोला तो सामने अमिताभ बच्चन को देखकर हैरान रह गए होंगे। बिल्कुल। और बच्चन साहब ने उनसे जो कहा वो आज भी बॉलीवुड के इतिहास में दर्ज है। उन्होंने कहा, यश, मेरे पास काम नहीं है, मैं दिवालिया हो चुका हूं, मेरा घर बिकने वाला है, क्या आप मुझे कुछ काम दे सकते हैं? सोचिए, वो अमिताभ बच्चन जिनके एक इशारे पर फिल्में बनती थीं, वो आज काम मांग रहे थे। कहते हैं यश चोपड़ा की आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने उन्हें गले लगाया और मोहब्बतें में वो यादगार रोल दिया, नारायण शंकर का। मोहब्बतें एक बड़ी हिट साबित हुई। अमिताभ बच्चन को एक बार फिर सम्मान तो मिला, लेकिन ये तूफान के थमने जैसा नहीं था। नहीं, ये बस एक छोटी सी राहत थी। कर्ज 90 करोड़ का था और एक फिल्म की फीस से वो कभी नहीं उतरता। असली लड़ाई तो अभी बाकी थी। और तभी उनकी जिंदगी में एक ऐसा ऑफर आया जो एक जुआ था। एक ऐसा दांव जो या तो उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर सकता था या फिर इतिहास रच सकता था। वो ऑफर था एक टीवी शो का, कौन बनेगा करोड़पति। आज ये सुनना शायद अजीब लगे, लेकिन उस जमाने में किसी बड़े फिल्म स्टार का टीवी पर आना बहुत नीचा काम माना जाता था। हाँ, ये माना जाता था कि जिसका करियर खत्म हो जाता है वो टीवी पर आता है। टीवी को छोटा पर्दा कहते थे। उनके अपने घर में इसका विरोध हुआ। खुद जया बच्चन इसके सख्त खिलाफ थी। अच्छा। हाँ, पूरा बॉलीवुड, उनके दोस्त सब उन पर हंस रहे थे। सब कह रहे थे, देखो अब अमिताभ टीवी पर काम करेगा, इसका मतलब अब ये पूरी तरह खत्म हो चुका है। पर अमिताभ बच्चन ने सबसे सिर्फ एक बात कही, मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। वो जानते थे कि ये उनका आखिरी दाव है। अगर ये फेल हुआ तो सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और फिर आई 3 जुलाई 2000 की वो रात। पूरा हिंदुस्तान अपनी टीवी स्क्रीन से चिपका हुआ था, सबकी सांसें रुकी हुई थीं। और फिर स्टूडियो की लाइट जली, हॉट सीट सामने आई और उस कुर्सी पर आकर बैठे अमिताभ बच्चन। और जब टीवी पर उनकी आवाज गूंजी, नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, तो जैसे पूरा देश थम गया। हाँ। उस एक लाइन में इतना दर्द, इतनी उम्मीद और इतना आत्मविश्वास था कि उसने हर किसी का दिल जीत लिया। वो किसी शो का इंट्रोडक्शन नहीं था, वो एक योद्धा की वापसी का ऐलान था। केबीसी ने तो इतिहास रच दिया। वो सिर्फ एक शो नहीं था, वो एक क्रांति बन गया। बिल्कुल। उसने अमिताभ बच्चन को सिर्फ आर्थिक रूप से नहीं बचाया, बल्कि उनकी इमेज को पूरी तरह बदल दिया। फिल्मों के एंग्री यंग मैन अब घर घर के सबसे भरोसेमंद सदस्य बन गए थे। सही कहा। वो एक फाइनेंशियल कमबैक से कहीं ज्यादा था। वो एक इमेज का मेकओवर था। उन्होंने एक पूरी नई पीढ़ी के साथ रिश्ता बना लिया जो उन्हें सिर्फ उनके पिता माता की फिल्मों के हीरो के तौर पर जानती थी। केबीसी ने उन्हें अमर बना दिया। और सबसे बड़ी बात, केबीसी से कमाए हुए पैसों से उन्होंने सबसे पहले अपना कर्ज चुकाया। ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने एक लेनदार को खुद वापस लौटाई। वो चाहते तो खुद को दिवालिया घोषित करके कानून का सहारा लेकर बच सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपना सम्मान वापस कमाया, एक रुपया चुकाकर। आज हम अमिताभ बच्चन की जो चमक देखते हैं, जो रुतबा देखते हैं, वो उसी अंधेरे सफर की आग में तप कर निकला है। ये कहानी सिर्फ पैसों की या शोहरत की नहीं है। ये कहानी है हारने की, टूटने की, बिखरने की, और फिर राख से उठकर खड़े होने की। सच में अमिताभ बच्चन असल जिंदगी के असली बाजीगर हैं। ये वो कहानी है जो हमें सिखाती है कि ब्रांड चाहे कितना भी बड़ा हो, वो गलत बिजनेस फैसलों से सुरक्षित नहीं है। और ये भी कि कभी-कभी सबसे बड़ा जुआ खेलना ही वापसी का एकमात्र रास्ता होता है। बिल्कुल। और बॉलीवुड की गलियों में ऐसी न जाने कितनी अनसुनी अनकही कहानियां दफन हैं। हर चमकते सितारे के पीछे एक अंधेरा अतीत होता है। हाँ, और अगर सिनेमा की दुनिया की ऐसी ही गहरी और अविश्वसनीय अनसुनी कहानियों में आपकी दिलचस्पी है, तो देर मत कीजिए, अभी YouTube पर जाएं और फिल्मी बातें सर्च करें। उस सब्सक्राइब बटन को दबाइए और सच्चे मूवी लवर्स के हमारी इस कम्युनिटी में शामिल हो जाइए, जहां हम पर्दे के पीछे की असली कहानियां आपके लिए लेकर आते हैं। चूकिएगा मत, फिल्मी बातें, क्योंकि हर फिल्म के पीछे एक कहानी होती है। मिलते हैं वहीं।